नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज़ के इस बेहद खास इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मेरे मेहमान हैं 2024 चुनाव के सबसे बड़े रणनीतिकार, देश के गृह मंत्री अमित शाह। आपका स्वागत है। सबसे पहले ये देखें कि 2 दौर के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जो मतदान का जो परसेंटेज है वो कम रहा। कैसे आंकते हैं आप इसको? देखिए, इसका विश्लेषण तो करना चाहिए। हम तो चुनाव के मैदान में हैं, आप लोगों के पास समय होता है, विश्लेषण करिए। मगर मैं बता देता हूं, ये 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और साथी दल 100 का आंकड़ा पार करके बहुत आगे निकल चुके हैं और हम निश्चित रूप से एनडीए 400 पार करने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के वोटर नहीं निकल रहे हैं। अब विपक्ष से क्या अपेक्षा करते हैं? विपक्ष ऐसा कहेगा कि हम हारने का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जमीन पर लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपको बताता हूं, बीजेपी का समर्थक, एनडीए का समर्थक, मोदी जी का समर्थक, एक एक वोटर जुनून के साथ पोलिंग कर रहा है। उदासीनता है तो इंडिया अलायंस के खेमे में है। और शायद, मैंने कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया है, परंतु शायद ये उदासीनता जो थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है, उसी का कारण वो ही होगा। ये जो बात है कि वोटिंग कम, परसेंटेज कम हुई, एक वजह ये भी हो सकती है, ये जो नारा लगा 400 पार, मतलब, और जो कहते हैं कि भाई आएगा तो मोदी ही, तो लोगों को लगा कि अगर मोदी ही आएगा, इसी वजह तो नहीं है कि उदासीन हो गया वोटर? जरा भी नहीं है। मोदी को वोट देने वाला हर व्यक्ति, मोदी के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति देश के लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। मेरी बात याद रखना दिबांग जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक अपना पूरा वोटिंग कर रहे हैं। उदासीनता कहाँ है, ये जब नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा। एक बात ये देखी जा रही है कि मुद्दा विहीन एक तरह से चुनाव है, यानी कोई बड़ा एक थीम नहीं है इसकी। जैसे आप देखिए 2014 में था अच्छे दिन आने वाले हैं, 2019 की बात करें तो ये था कि घर में घुस के मारेंगे। इस बार कोई ऐसी बात नहीं निकल के आ रही है चुनाव में अब तक। नहीं, मीडिया की दृष्टि से नहीं हो सकता, देश की दृष्टि से बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े मुद्दे भी हैं। इस 10 साल के अंदर हमने देश के 80 करोड़ लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है। गरीबी से, बेइंतहा गरीबी से जीने वाले सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 10 करोड़ से ऊपर एवरेज, कहीं 14 करोड़, कहीं 12 करोड़, कहीं 13 करोड़ हमने गरीबों के घर में गैस दिए हैं, पीने का पानी दिया है, टॉयलेट दिया है, घर ही दे दिए हैं, 5 लाख तक का बीमा दिया है। कई करोड़ लोगों को, लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। सबको कोरोना के टीके लगे हैं। ढेर सारे लोग, 80 करोड़ लोग जो अपने आप को ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कट ऑफ पाते थे, वो आज आशा के साथ ये चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं कि ये चुनाव प्रक्रिया से ही मेरा भला होगा। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश का अर्थतंत्र आज पटरी पर चढ़ा हुआ है। 11वें नंबर पर 10 साल तक मेंटेन किया था, जो अटल जी छोड़ कर गए थे। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री उसको वहीं का वहीं रखकर चले गए। नरेंद्र भाई ने 10 साल में 5वें नंबर पर लाया है। और मैं दिबांग जी आपकी चैनल पर देश की जनता को एक गारंटी मोदी की बताना चाहता हूं, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता बना दें, हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। इसके साथ देश सुरक्षित हुआ है। आतंकवाद पर आज पूर्णतया काबू पा लिया गया है। नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंप्लीट कंट्रोल में है। महिलाओं की सुरक्षा बहुत सुधरी है। ये सारे कोई मुद्दे ही नहीं है क्या? बहुत बड़े मुद्दे हैं भैया, और इसको ही देश की जनता एक्सटेंड करना चाहती है। और ये सारा जो चमत्कार है,
ये पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार के कारण हुआ है। 2 बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, एक स्थिरता आई राजनीति में। 30 साल की मिली-जुली सरकारों से देश को मुक्ति मिली, एक निर्णायक नेतृत्व मिला जिसने पॉलिसियां भी बनाई, पॉलिसियां इंप्लीमेंट भी करी और परिणाम भी प्राप्त किया। इसके कारण आज पूरे देश में हौसला बढ़ा है। 130 करोड़ लोग ये संकल्प लेकर बैठे हैं कि 2047 में विकसित भारत हम निश्चित रूप से देखेंगे और हम दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है? अपने देश की जनता का सामूहिक आत्मविश्वास जागृत करना। और नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों के सामूहिक आत्मविश्वास को जागृत करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं जनता चुनाव के दिन का राह देखकर बैठी है। डिब्बे खुलने दीजिए, एक तरफा एनडीए के पक्ष में वोटिंग हो रही है। एक बात ये देखी जा रही है कि जो 400 पार की जो बात हुई, जो नारा लगा, उसमें आपके सांसद है फैजाबाद के लल्लू सिंह जी, कारवार से आपके सांसद है अनंत हेगड़े, उम्मीदवार हैं अरुण गोविल, उम्मीदवार हैं ज्योति मिर्धा। इन लोगों ने ये बात कही कि ये संविधान में परिवर्तन के लिए है। इसको लेकर विपक्ष ने बहुत उड़ान भरी, बड़े आप बातें कही। खुद प्रधानमंत्री हालांकि कह चुके हैं कि अगर अम्बेडकर भी आ जाएं तो वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या ये जो मैसेजिंग है इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ इन कैंडिडेट्स के बयानों की वजह से? जरा भी कंफ्यूजन नहीं हुआ है। दिबांग जी, आप तो स्टडीड पत्रकार हो, आपका स्टडी होना चाहिए। आपने खुद ने भी स्टडी कर आना चाहिए। हमारे पास पूर्ण बहुमत और संविधान बदलने के लिए बहुमत 10 साल से है। हमने पूर्ण बहुमत का क्या गलत इस्तेमाल किया? हमने पूर्ण बहुमत का धारा 370 को समाप्त करने में उपयोग किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में उपयोग किया, सीएए को लाने में उपयोग किया और राम मंदिर के निर्माण में उपयोग किया। ये क्या अनाप शनाप राहुल जी बोले लगते हैं। कभी मिलना हो जाए तो बताओ कि कोई भी चीट पकड़ा दे। ऐसे नहीं पढ़ लेते भैया, स्वयं का दिमाग अप्लाई करना होता है। क्या बोले जा रहे हैं? 10 साल से हमारे पास पूर्ण बहुमत है, देश की जनता ने ही दिया है। 30 साल के बाद स्थिर सरकार पहली बार 14 में आई और मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चली। हमने क्या किया है? हमने गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, उनको मजबूत किया है। उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और अधिकारों की लड़ाई में परिणाम भी लाए। इतने सालों तक पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने दी। इतने सालों तक पिछड़ा वर्ग को सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं था, नरेंद्र मोदी ने दिया। और एक कांग्रेस पार्टी क्या अनाप शनाप आरोप लगा रही है। मैं आपको बताता हूं, एसटी, एससी, ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ, आरक्षण के साथ किसी ने छेड़खानी की है तो अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने की। कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण कर दिया। कभी ऐसा होता है कि एक धर्म के सारे लोग पिछड़े हो गए? कोई सर्वे नहीं, कुछ नहीं। हैदराबाद में कर दिया। किसके परसेंटेज कटे? ओबीसी के कटे। एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण डाइल्यूट करने का काम आजादी के बाद अगर किसी एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, मुस्लिम आरक्षण देने के लिए। और ये बहुत फर्म है। हम धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं मानते हैं। एक गैर संवैधानिक है और कांग्रेस ने एक गैर संवैधानिक कृत्य किया है। आपने जो ये कहा कि ये शरिया पर चलेंगे, कांग्रेस, मैंने नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस ने कहा। ये शरिया कैसे आया इसमें? देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप ध्यान से पढ़िए। उन्होंने कहा कि हम पर्सनल लॉ को तवज्जो देंगे। पर्सनल लॉ कौन सा है देश में? एक ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। वो तो डरते हैं, इसलिए कहते नहीं है कि हम यूसीसी नहीं लाएंगे। हम यूसीसी लेकर आए उत्तराखंड में, इसलिए कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ रिस्टोर करेंगे। ये शरिया ही तो है, और क्या है? आपके पास कोई अलग अर्थ हो तो समझाइए मुझे जरा। मैं तो यही समझता हूं।
या तो कांग्रेस पार्टी ने समझाना चाहिए। पर्सनल लॉ से क्या मतलब है? और किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में कानून धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है? हमारी संविधान सभा का यह मैंडेट है कि इस देश के विधानमंडल और संसदों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। आज कांग्रेस उससे मुकर रही है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। उनको माइनॉरिटी के वोट चाहिए, इसलिए पर्सनल लॉ की हिमाकत करते हैं, वकीलात करते हैं। हमारे संकल्प पत्र में हमने स्पष्टता से कहा है, समय आ गया है कि पूरे देश में यूसीसी लगाया जाए।